नमस्कार बेटे। टेनाई कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से ज़ोरदार स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आधुनिक काल और भारतेंदु युग के नामकरण के बारे में चर्चा की थी। आज की जो वीडियो उसमें भारतेंदु युग की प्रवृत्तियाँ अर्थात भारतेंदु युग में जो काव्य लिखा गया उसमें कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ थी, इन प्रवृत्तियों पर एक बार चर्चा करेंगे। अच्छा पॉइंट है, पेपर में पूछ लिया जाता है। तो देखिएगा भी इसकी जो प्रवृत्तियाँ भारतेंदु युग की, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग का नामकरण किसी प्रवृत्ति के आधार पर न करके भारतेंदु जैसी महान हस्ती के नाम पर किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला कालखंड जिसका नामकरण प्रवृत्ति के आधार पे ना हो कि महान व्यक्तित्व के आधार पे हुआ है, और एक इससे अगला है द्विवेदी युग। हिंदी साहित्य के इतिहास में ये दो ही कालखंड ऐसे हैं जिनका नामकरण किसी महान व्यक्ति के नाम पर हुआ है, नहीं तो सभी प्रवृत्तियों के आधार पर हुए हैं। जैसी महान हस्ती के नाम पर किया जिन्होंने न केवल गद्य की शुरुआत की बल्कि खड़ी बोली में गद्य की शुरुआत की। इस युग की सामान्य प्रवृत्तियाँ इस प्रकार थी। देखो बेटे, रीतिकाल के जस्ट बाद का युग है ये। तो रीतिकाल में जो कविता थी वो राज दरबारों में घूमती रही, राजाओं को विलासिता कराती रही, चस्के दिलाती रही, श्रृंगार रस में कवि डुबोते रहे। तो उसके जस्ट बाद 1857 की क्रांति भी हुई, और 1857 की क्रांति के बाद देश का नज़रिया, सोचने का तरीका बदल गया। जिन अंग्रेज़ों को हम सीधे साधे व्यापारी समझते थे वो अंग्रेज राजा बन चुके थे। तो उसके बाद साहित्य में क्या क्या प्रवृत्तियाँ आई, तो सबसे पहले राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम संबंधी रचनाएं। इस युग में राष्ट्रीयता, देश के प्रति अलख जगाई कि जो भरा नहीं भावों से बहती, जिसमें रसधारा नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें सब देश के प्रति प्यार नहीं। तो भी इस युग के जो कवि थे उन्होंने ये ठान लिया वो देश के प्रति, क्योंकि वो जो रीतिकाल के कवि थे वो राज दरबारों में मनोरंजन करते थे, लेकिन इन्होंने सारे देश को एक माना और देश के प्रति जनता को जगाना अपनी ड्यूटी समझा। इसलिए इस समय का प्रत्येक साहित्यकार पत्रकार भी था, वो पत्रिकाओं के माध्यम से अलग जगा रहा था। भी खड़ी बोली गद्य की शुरुआत हुई, और गद्य की शुरुआत खड़ी बोली में हुई। देखिए कितनी बढ़िया बात है। तो इस समय की कविताओं में राष्ट्रीयता प्रेम संबंधी रचनाएं देखने को मिलती हैं। भाई, सामाजिक बुराइयों का विरोध, समाज में जो बुराइयां फैली हुई थी, जैसे विधवा पुनर्विवाह है उसको इजाज़त मिली, और जाति पाति अनेक धर्मों की जो बुराइयां थी, तो भारतेंदु जी ने तो खुद कहा था कि अगर अपने देश की उन्नति करनी है तो हमें एक धर्म, वैष्णव धर्म अपनाना पड़ेगा। तो समाज में जो बुराइयां फैली हुई थी उनका विरोध किया इन लोगों ने। काव्य की भाषा ब्रज, भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काव्य की जो भाषा है वो ब्रज रही, गद्य की भाषा क्या हो गई थी, खड़ी बोली हो गई थी इस युग में। ठीक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। गद्य की भाषा खड़ी बोली ही रही, गद्य लेखन की शुरुआत हुई, और गद्य लेखन भी कौन सी भाषा में लिखा गया, खड़ी बोली में बेटे। विभिन्न गद्य विधाओं की शुरुआत, जैसे भी निबंध लिखने की शुरुआत हुई, इसमें नाटक लिखने की शुरुआत हुई, और उपन्यास लिखने की शुरुआत हो गई थी भारतेंदु युग में। ठीक है, अभी विभिन्न गद्य विधाओं की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद प्यारे बच्चों श्रृंगारिकता को भी काव्य में स्थान दिया, लेकिन वो श्रृंगारिकता प्रकृति के बीच रह के प्रकृति की सुंदरता है, श्रृंगारिकता का वर्णन किया इन लोगों ने, न कि नायिका का। भी रीतिपरक रचनाओं में अर्थात इन्होंने भी रस के बारे में बताया है, अलंकार के बारे में बताया है, और उसके बाद काव्य के बारे में बताने की कोशिश की। तो रीतिपरक रचनाएं इस युग में लिखी गई, बिल्कुल भक्तिपरक रचनाएं रची गई। और भारतेंदु की जो मानसिकता थी वो भक्ति कालीनी थी, जो सोच थी वो भक्ति कालीन थी। तो भक्ति संबंधी रचनाएं की, और वो भक्ति किसकी की, भगवान मदद तब करेगा जब हम अपनी मदद खुद करेंगे। तो भगवान के साथ साथ इंसानों की भक्ति शुरू कर दी थी कि इंसान को अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। तो भक्ति ने नया रूप लिया कि एक धर्म को अपनाएंगे हम, नहीं तो ऐसे ही अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते रहेंगे। तो भी इसके बाद यथार्थ चित्रण, हमारे समाज की जो यथार्थ स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय थी। तो समाज का यथार्थ चित्रण सामने प्रकट किया गया, सच्चाई। वो जो कल्पना की उड़ानें भर रहे थे रीतिकाल और आदिकाल में, हम बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंकते थे कवि, उन वैसी कविताएं न करके सच्चाई परक रचनाओं का लेखन इसमें शुरू हुआ। भी आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अर्थात इस समय के जो रचनाकार हैं
वो इंसान की मनोवृत्ति को समझ लगे कि भी इंसान भी कुछ सोचता है। यानी राजा महाराजाओं की सोच होती है, पैसे वालों की सोच होती है, कि एक इंसान के अंदर भी कुछ सोच होती है। इस मनोवृत्ति को लेकर, इस मनोवैज्ञानिकता को लेकर भी इन लोगों ने कविताएं लिखी। अभी पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव, इनकी रचना में पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है, क्योंकि इस समय काफ़ी सारे जो ईसाई धर्म के जो पुस्तकें थी उनका अनुवाद हो चुका था हिंदी में। तो हमारे जो रचनाकार हैं उनके करीब पहुँचे और उनकी रचनाओं का असर देखने को मिलता। उपन्यास हम अंग्रेजी से आया, अंग्रेजी से बांग्ला में आया, बांग्ला से फिर हिंदी में आया, तो उनका प्रभाव हमारे इन साहित्यकारों पर देखने को मिलता है। उसी प्रकार की छोटी छोटी कविताएं, छोटे छोटे छंदों में कविताएं करके और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई भी। इसके बाद काव्य रूप में इसमें महाकाव्य कम लिखे गए हैं, महाकाव्य कम लिखे गए हैं, मुक्तक काव्य ज़्यादा लिखे गए, मुक्तक काव्य ज़्यादा लिखे गए हैं, और प्यारे बच्चों खंड काव्य ज़्यादा लिखे गए हैं। तो काव्य के ये रूप इस युग में देखने को मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी भारतेंदु युग की कुछ सामान्य प्रवृत्तियाँ। अगली वीडियो में मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूँ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते भी रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।